मुझे एक बात बताओ कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? Ma'am, contract as per section clause H of Indian Contract Act means an agreement which is enforceable by law is a contract. What is agreement? It is, ma'am, agreement where there is a proposal and when the other party accepted that the proposal in and there is a consideration for that acceptance. बेटा फिर से बोल देना. Okay. Ma'am, an agreement is a matlab, as first of all as defined under section 2 clause E means every promises and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. Okay. Without consideration कोई भी agreement जो है वो void है. ठीक है? Yes. Exception of that particular thing. Yes, ma'am. Exceptions are mentioned under section 25 of Indian Contract Act, which says that in 3 cases, first, if out of natural love and affection, somebody makes an agreement and makes it and registers it, then there is no, then the contract is valid. And second, if the person has done something already, and third is if it is for the payment of time barred debt. उसके अलावा कुछ और है? ये तो मैम वन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज अंडर 180 अंडर सेक्शन 185 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेयर कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी. इन्हें आपने 4 बताए है ना? जैसा टोटल 5 होते हैं बेटा. 25 का जो पहला एक्सप्लेनेशन देखोगी ना तो उसमें लिखा है गिफ्ट दान, जिसमें कंसिडरेशन जरूरी नहीं होता. अपन ने टीपीए में भी पढ़ा है. ओके हाँ मैम वो हाँ सॉरी याद आया मेरे को, एक्सप्लेनेशन में गिफ्ट लिखा हुआ है कि उस पे कंसिडरेशन जरूरी नहीं रहता. ओके. व्हाट इज सोलस एग्रीमेंट? मैम क्या? सोलस एग्रीमेंट. सोलस एग्रीमेंट सॉरी मैम आई डोंट नो. बताओ 27 क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 27. 27 is about restraint of trade. Agreement which is made to restrain the trade is void. And if there is an agreement, I mean, if the goodwill is sold in that agreement, then I mean, goodwill is the exception for restraint of trade. इसके अलावा कोई और है? पार्टनरशिप फॉर्म भी है, इवन सोलस एग्रीमेंट भी है. एकल करार बोलते हैं इसको. तो स्पेलिंग आप बताएंगे बोल के? SOLUS है. SOLUS. ओके ओके ठीक है. व्हाट इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट? मैम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच रिजेंबल्स दैट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बट व्हिच इज नॉट formally means accepted and but there are I mean liability arises like the liability same in the contract and it deals under section 68 I think 68 to 72. ठीक है. गिफ्ट का जो है एसेंशियल्स क्या होते हैं? मैम किसका सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए. गिफ्ट बेटा. ओके गिफ्ट का मैम फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें मतलब डोनर होना चाहिए और एक पार्टी डोनी होनी चाहिए और एक्सेप्टेंस होना चाहिए प्रॉपर्टी का विदाउट कंसिडरेशन एज पर सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. विदाउट कंसिडरेशन के अलावा एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसमें, वो होना चाहिए वॉलंटरी, स्वैच्छिक. हाँ वॉलंटरली मतलब डोनेशन. वो ये जो एक्सेप्टेंस की बात की है तुमने, ये एक्सेप्टेंस कब होना चाहिए? कोई टाइम पीरियड डिसाइड है क्या इसका? यस मैम, इट शुड बी मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ डोनर. ओके. व्हाट इज एक्सचेंज? व्हाट इज एक्सचेंज? Exchange, okay. Exchange as mentioned under section 118 of Transfer of Property Act means transfer of ownership for both things, money or for for things both in money and or not. मतलब मैम एग्जैक्ट डेफिनेशन पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा है. देखो एक्सचेंज जो है वो क्या है, या तो आप
क्या करेंगे, प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी का एक्सचेंज करेंगे, है ना, हाँ, या मनी money से का। मनी का एक्सचेंज करेंगे। जब मनी से Okay. प्रॉपर्टी का एक्सचेंज होता है तो वो क्या होता है, सेल होता हाँ है ना। तो ये बार्टन सिस्टम जिसको बोलते थे पहले, ये हाँ वैसी ही हाँ चीज है, लेकिन इसमें नॉर्मली इमूवेबल प्रॉपर्टीज के एक्सचेंज होते हैं, इमूवेबल और मूवेबल का एक्सचेंज भी होता है इसमें, ठीक है। हाँ हाँ। अब हम इसमें तो बताओ लेकिन व्हाट इज सेल। हाँ मैम, सेल sale as defined under as provided under section 54 of transfer of property act means sale is the sale means the transfer of ownership of property for price or for any इमूवेबल प्रॉपर्टी promise. बेटा, हाँ सेल में हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। ओके, हाँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में तो इमूवेबल प्रॉपर्टी ही है। ओके कहाँ And मूवेबल if- है बताओ, हाँ कहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी। मैम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जो शुरू के सेक्शन है जो बेसिकली मेरे ख्याल से 44 तक के या 40 से पहले वाले, 1 to 37। हाँ 1 to 37 वो चैप्टर दोनों के लिए, मूवेबल इमूवेबल के लिए। बाकी जो 5 फॉर्म्स के ट्रांसफर है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर, वो तो सारे इमूवेबल के लिए है, एक्सेप्शन है गिफ्ट उसमें। ठीक है। व्हाट इज लीज, और लीज कितने टाइम के लिए हो सकती है। Lease is basically is a transfer of right of interest, right to enjoy of property for a certain time or for perpetuity, and it can मतलब for any for it is in done in consideration of money or crops or any other things. एंड अगर लीज एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए तो वो ईयरली टू ईयरली माना जाता है, और अदर देन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस मंथली लीज माना जाता है। ओके, सेलर और बायर का जो है ड्यूटीज एंड राइट्स क्या होता है। सेलर एंड buyer have the as per section 55 of transfer of property act, I mean seller is bound to disclose the defects of the property, or I mean he's bound to deliver the property to the buyer, and at the same time buyer is also responsible towards seller to I mean to pay the money regarding the sale. मैम बस इतना ही याद आ रहा है, इनकी ड्यूटीज कुछ याद नहीं आ रही है। जो है ओनरस गिफ्ट वो क्या होगा। हम क्या बोले, ओनरस गिफ्ट। गिफ्ट बेटा, Ma'am, onerous gift is a gift as provided under section 127, which means that it is basically based on the principle that one who want roses must not fear thorns. It means that if once person accepts the gift, he has to accept the burden and obligation also. who is universal donee? Universal donee who accepts the entire property of donor and personally liable for his debts also. हाँ, up जो to ओनरस the गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है वही यूनिवर्सल डोनी। हाँ हाँ ठीक है। प्रायोरिटी प्रिंसिपल जो है वो टीपीएम में कहाँ, एक मैगजीम चलती है, हु इज फर्स्ट इन टाइम इज बेटर इन लॉ, ठीक है, जिसको प्रायोरिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं, वो टीपीएम में कहाँ है बेटा। फर्स्ट इन टाइम, ये मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, व्हाट इज इलेक्शन। इलेक्शन मुझे बहुत टफ लगता है इलेक्शन। ओके, फिर भी बता रही हूँ। सेक्शन 35 talks about election, which says that the owner of the property, मतलब one person professes to transfer property who is not the owner of the property and who gives choices to the person who is the owner, either to elect it or to either to elect or not. If he elects it, if the owner of the property elects, he gets the benefit, and if he doesn't elect, he does not get the benefit. It is basically based on the principle of equity
which says that person taking the benefit must bear the burden also. रिपीट कर देना इलेक्शन. Okay. Ma'am, in under the election, it is the one person who is not the owner of property professes to transfer the property to other person, and for that he gives certain benefits to the owner of the property for making election. If the person who is the owner of the property makes election, he gets the benefit, and if he does not makes the election, he does not get the benefit. It is based on the principle that one who wants the benefit must bear the burden also. ठीक है. What is the difference between Indian law and English law? ठीक है. अंडर सेक्शन 35 या इलेक्शन में क्या मेन डिफरेंस है इंग्लिश लॉ में और जो है इंडियन लॉ में? Sorry ma'am, I don't know. ठीक है. What is rule against perpetuity? Then rule against perpetuity is the rule made for the prohibition of property for a period. Sorry. I mean, it is the rule to restrict the right of transfer for perpetuity, and it says that it cannot be transferred after the lifetime of one or more transferor and the minority of some person who attains the age if the interest who attains the majority of age when the interest created. What is doctrine of lease pendants? Doctrine of lease pendants, according to section 52 of the Transfer of Property Act, means that the property which is the subject matter of the court, and when the proceeding is pending, then it cannot be transferred. Who is ostensible owner? Who is ostensible owner? Okay, ostensible owner who is not the real owner of the property, but he transfers the property for consideration, and if the transfer is made by the ostensible owner, is not voidable. मेरे ख्याल से अच्छा ही है ना? Okay. मैम कॉन्ट्रैक्ट का पूछ लीजिए थोड़ा और. कॉन्ट्रैक्ट का मीन्स जो पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. मैम क्या सुनाई नहीं दिया आवाज पार्टीज करती. ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कितनी पार्टीज होती है? ओके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटीज में 3 पार्टीज होती है. दैट इज प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी. श्योरिटी गारंटीज फॉर द प्रिंसिपल डेटर. ठीक है. और ऐसा कुछ है क्या कि गारंटी कितने टाइप्स की होती है? यस मैम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो एक कंटिन्यूइंग गारंटी भी मेंशन है अंडर सेक्शन 129. और उसके अलावा तो कुछ नहीं. मतलब कंटिन्यूइंग गारंटी इज वन ऑफ द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. प्रिंसिपल और जो एजेंट है उसको डिफाइन कहाँ किया गया है? सेक्शन 181. 182 बेटा. Oh, sorry, 182. Okay. What is agency? Contract of agency. Okay. Contract of agency means when the principal hires the agent for some to act on his behalf for business purposes or any other purposes, and he gives authority to the agent. ठीक है. देखो, एजेंसी जो होता है इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट. ठीक है. फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस आप ये भी बोल सकते हो. अब जो है एजेंट का ड्यूटीज क्या होता है इन केस ऑफ इमरजेंसी या नॉर्मल कंडीशन में, एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेट्स नॉन पोस्ट डेलीगेट? Delegate means this maxim means that agent cannot in ordinary circumstances delegate the duty which was delegated to him by the principal. I mean, he has to perform the duty by him personally. And duties of the agent is that duty
मैम एग्जैक्ट ड्यूटी तो मुझे ड्यूटी टू एक्ट, ड्यूटी टू conduct businesses on his behalf and ड्यूटीज याद नहीं आ रही, सॉरी। ठीक है, देखो उसके बिहाफ पर कंडक्ट करना, ठीक है, हाँ जो भी हाँ उसको जितना अथोराइज किया गया है या एम्पावर किया गया है हाँ विद इन उस लिमिट में रह के और काम करना, ठीक है। हाँ हाँ इन केस ऑफ इमरजेंसी जो भी नॉर्मल प्रूडेंट वाला इंसान डिसीजन लेता हाँ, है, यस मैम। हाँ, उतना उसको डिसीजन करके लेना है, ठीक है। अदरवाइज उसको जितने काम पूछ के करना है। जो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस है, यस मैम। इट इज परमिसिबल अंडर सेक्शन 73 या नॉट? Under 73, ma'am, I think it's not permissible. If it has to be calculated that if naturally arose in the usual course of business, or that parties know that this compensation can likely to arose, but remote and indirect loss is, I think, not covered under section 73. Means direct damages are covered under section 73, but remoteness of damages जो है वो उसके अंडर कवर नहीं होती है ना। नेक्स्ट जो है, यदि मान लो लीगल प्रोसीडिंग है, यस मैम, उसके अगेंस्ट कोई एग्रीमेंट है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? मैम समझ नहीं आया, एक बार फिर से बोलिए। जो लीगल प्रोसीडिंग है ना, उसको रिस्ट्रेन करने वाले एग्रीमेंट कैसे होते हैं? मैम वो वॉइड होंगे। ठीक है, जो है वेजर वर्ड को कहाँ डिफाइन किया गया था, कौन से केस में? कौन से केस में? हाँ, केस तो मैम पता नहीं, बट मतलब वेजर एग्रीमेंट रिलेटेड टू वेजर इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 30, बट वेजर का डेफिनेशन सॉरी मैंने नहीं देखा ये। कोई इशू नहीं, चलो कॉन्फिडेंस तो ठीक हो रहा है अब और अच्छा है ना, बट फिर मैं वो लाइव लूंगी। अभी तो ऐसा है कि बंद करके तो तुम बड़ा अच्छे से कॉन्फिडेंट बोलती हो ना। अभी एक लड़की का आज लिया था, विष्णु सर तो काफी तारीफ कर रहे थे उसकी, लेकिन उसका है ना आंसर भी सही नहीं है और कॉन्फिडेंस भी बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहता है। तो एज कम्पेयर टू देम अपना कॉन्फिडेंस तुम्हारा है ना उस लड़की से भी अच्छा है, इस वाले लड़के से भी अच्छा है। हाँ, तुमसे ज्यादा वो 13 तारीख वाले का था। ओके, ठीक है, तो वही है कि जब अपन ये नहीं कि पूरा कैमरा ऑन करके यदि अपन इसको वो करेंगे तो कॉन्फिडेंस सेम ऐसे ही बनाए रखना है ना। ओके मैम, मतलब मैम जहाँ नहीं आएगा वहाँ क्लियरली ना बोल सकते हैं ना, जहाँ नहीं आता वहाँ क्लियरली हाँ ना बोल सकते हैं। देखो वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, अपन लोगों की जितनी एज है उतना तो उनका एक्सपीरियंस हो गया है ना। तो गलत बोलना या बेवकूफ बनाने जैसी कोई चीज होती नहीं है। वो जानते हैं कि आपको नहीं आ रहा या आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो तो करना ही नहीं है। तुम नेचुरली बहुत सिंपल हो, है ना, और यही चाहिए वैसे जुडिशरी में। एक क्वेश्चन था, उसका आंसर जानना है। जैसे अगर जैसे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट में, फिर भी क्या कोर्ट को उसमें जुरिस्डिक्शन है, तब मतलब कोर्ट में हम जा सकते हैं तब भी? नहीं, आर्बिट्रेशन के लिए तो अलग से एक्ट है ना, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। नहीं, अगर आर्बिट्रेशन में मान लो एग्रीमेंट है बट आर्बिट्रेशन में सामने वाले जाने नहीं चाहते दोनों पार्टीज, आर्बिट्रेशन वैसे मिल के होता है ना। पहले से आप डिसाइड कर लेते हो कि हम आर्बिट्रेशन में ही जाएंगे, और इसलिए कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। बट ऐसा तो होगा ना कि मतलब अगर मान लो एग्रीमेंट में नहीं सिविल केस लगाना चाहते हो तो फिर बात अलग है। अच्छा, है ना। अदरवाइज आर्बिट्रेशन क्या है, मन से ही होता है। जैसे मान लो मैं और तुम इन फ्यूचर बिजनेस करें और आपको पता है कि यदि 2 दिन भी अपना यदि बिजनेस बन रहा तो अपने को 20 लाख का नुकसान हो सकता है, ठीक है। और डिस्प्यूट हम लोग अपनी तरफ से नहीं करेंगे, पर हो जाते हैं बिजनेस में, तो हो जाते हैं। तो आप जिस इंसान को बहुत मानते हो या मैं बहुत मानती हूँ या जो अपना एक्सपीरियंस कोई परिचित है, तो अपन सोचते हैं कि उसी से जो है उसी को मध्यस्थ बना लेंगे, मीडिएटर बना लेंगे। मैम अगर एक पार्टी ऑब्जेक्ट करती, चलो आर्बिट्रेशन क्लॉज है, लेकिन अगर एक पार्टी ऑब्जेक्ट करती है एग्रीमेंट में कि मतलब मुझे नहीं जाना एग्रीमेंट में, तो फिर तब वो और एक आर्बिट्रेशन एक्ट में देखना पड़ेगा, है ना। इसका यानी कि 60 से लेके तो 80 तक रहता है कंसिलिएशन का, और 40 से 60 तक रहता है आर्बिट्रेशन का, तो उसको थोड़ा देखना पड़ेगा।
मैं भी क्या क्योंकि ये पढ़ाती नहीं हूँ, एआई भी के हिसाब से थोड़ा हाँ, निशा हाँ। लगा देती हूँ। कि ना अभी आर्बिट्रेशन से रिलेटेड कुछ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कुछ बोला था, और अभी ना किसी से सवाल वो किया गया तो देख टेलीग्राम के लेंगे ग्रुप अपन, पे ना, है ना? हाँ, तो टेलीग्राम के ग्रुप में ना किसी ने इंटरव्यू का क्वेश्चन शेयर किया, हम्म, तो उसमें ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। अच्छा। तो फिर वही तो मतलब यही, अगर एक पार्टी ऑब्जेक्ट कर रही है तो तब क्या तुम सिविल सूट पे जा सकते हो, कोर्ट पे जा सकते हो, ये वाला ये क्वेश्चन। अपने को देखना पड़ेगा फिर, क्योंकि इधर है ना कॉन्टेक्ट में तो कहीं नहीं लिखा है। ओके मैम, ओके मैम, ठीक है मैम कॉन्टेक्ट फिर। में हाँ, बस इतना लिखा है कि मीडिएशन और आर्बिट्रेशन और ये सब है, तो ये हम्म, लीगल प्रोसीडिंग को रिस्ट्रेन करने का एक्सेप्शन हो सकता है। फिर मैम अब नेक्स्ट क्लास अब मंडे को होगी ना, कल नहीं मंडे होगी को ना? होगी बेटा। तुम ओके, बोलोगी मंडे तो मैं को। घर से भी ले लूंगी, यदि तुम सुबह या फिर रात में, अपन इफ यू आर हाँ, देख कंफर्टेबल। लेंगे मैम, अभी एक काम करती हूँ फिर मैं कल, आज और कल थोड़ा ना पढ़ के थोड़ी रिवाइज क्या मार ही लेती है, हूँ, मंडे को क्योंकि ही ले अब क्या लेंगे। है अपन इम्प्रूव ही कर रहे हैं, है ना? हाँ, बीच में थोड़ा लेक हो गया था तो थोड़ा मेरे को हाँ, फिक्र आ गई थी, बाकी अपन क्या हर दिन इम्प्रूव ही कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं हो रहा, तो फिर रिलैक्स ओ- होके पढ़ सकती हो, है ना? हाँ, ठीक है, तो मंडे को ही फिर अपन हाँ स्टार्ट हाँ करेंगे। ओके मैम, ओके। ठीक है, रखूँ मैम।